हेलो गाइस, ये फंडामेंटल राइट की सेकंड वीडियो है। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्वतंत्रता का अधिकार खत्म किया था, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे शोषण के विरुद्ध जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके के शोषण से बचाव होगा। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले मामले। और जबरन किसी से क्या नहीं कराया जा सकता, काम, यानी कि बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते आप किसी को। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर, अगर आप देखो ये वाला पॉइंट देखना, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। एक्सेप्शनल केस है। मान लेते कभी देश में कोई विपत आप मतलब मान लेते कोई आपदा आ जाए, तो उस आपदा की स्थिति में सरकार आपसे क्या करेगी कि आपसे आग्रह करेगी। और आप कभी कभी आग्रह ना करके सीधे आपको एक आदेश दिया जा सकता है, ताकि आप देश सेवा में कार्य करें। आर्टिकल नंबर 24 की अगर हम बात करें, 24, तो 24 में अगर हम देखें तो 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 साल से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों और खानों और अन्य किसी जोखिम भरे स्थलों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। गाइस, इस आर्टिकल की एक सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें उम्र स्पेसिफाइड की गई है, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जाएगा। तो उसके बाद के बच्चों का क्या? तो गाइस, इसी वजह से इसको काफी क्या किया जाता है, इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अगला हमारा फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक चलता है। 25 में अगर हम बात करें तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अंतःकरण का मतलब है कि वो अपना धर्म अगर बदल भी लेता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि निर्बाध रूप से व्यक्ति अपना प्रचार कर सकता है, जैसा वो आचरण करना चाहे अपने धर्म के अकॉर्डिंग वो कर सकता है। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, उनका पोषण करना और विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व और प्रशासन अधिकार करना, यानी कि अपने धार्मिक मामलों से जुड़े हुए प्रबंधन कर सकते हैं व्यक्ति। 27 की बात करें तो राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित रूप से कर दी गई। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि सरकार आपको कभी भी कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा किसी एक धर्म के विवृद्धि के लिए। ठीक है गाइज, तो आप ये याद रखना। ये अभी हमने यहाँ तक देखा है। अब हमारा ये वाला आर्टिकल खत्म हो जाएगा, और नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ आप ऑब्जर्व करना। ठीक है गाइज, तो जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था, शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। इसको हम शॉर्ट में बोलें तो राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान में शिक्षा नहीं देगा। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। देखो गाइस, यहाँ पर ये बात की गई है कुछ धार्मिक स्कूलों की। अगर हम किसी धार्मिक स्कूल की बात करें या किसी निजी संस्थान की बात करें, तो वहां ये सब चीजें क्या नहीं होती है, वहां इन चीजों को क्या किया जा सकता है, मतलब खारिज किया जा सकता है। जैसे कुछ स्कूल होते हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जैसे मिशनरी स्कूल हो गए, ठीक है, तो या कोई अन्य स्कूल हो गए, ठीक है, या कोई भी किसी भी धर्म के स्कूल हो सकते हैं ना। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर गाइस ये 29 से लेके 30 आर्टिकल के बीच में है, तो आपको उसको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई। जो संख्या में कम होते हैं माइनॉरिटी वाले मेंबर, माइनॉरिटीज की बात हो रही, तो माइनॉरिटीज को अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने, केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है। उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। ठीक है, उन्हें वही 5 आधार जो हमने पहले पढ़े थे आर्टिकल 15 में, उसके आधार पर शिक्षा लेने से नहीं रोका जा सकता। तो गाइस ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 30 की अगर हम बात करें,
या अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, उनके प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना और उसको चलाने के लिए अनुदान मांगना, ठीक है, ये किया जा सकता है। और ये अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकार थे। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जो कि आर्टिकल नंबर 32 में आता है, 32, ठीक है। संवैधानिक उपचार या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, संविधान की आत्मा। ये सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने में सहायक या बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान के हृदय और आत्मा भी कहा गया एनसीईआरटी बुक में, तो ये याद रखना। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाही और उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। देखो, यही एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायालय में जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं अपने किसी फंडामेंटल राइट को लागू करवाने के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है गाइस, तो ये याद रखना। तो केवल फंडामेंटल राइट्स के मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय में सीधे अपील की जा सकती है। पहले इसे 5 रिट दिए गए हैं। रिट का मतलब होता है आदेश, समादेश, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण रिट, सर्टियोरिटी और कोवरेंटो, अधिकार प्रतीक्षा लेख। गाइस ये बात याद रखना, अभी हम लूसेंट की सीरीज कर रहे हैं कि लूसेंट की सीरीज में बहुत बेसिक बेसिक फैक्ट है और नॉर्मल चीजें दी गई हैं। हम इसी को एडवांस भी पढ़ेंगे, तो मैं उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम एक कोई स्पेसिफिक बुक को कवर करेंगे, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत हो या डीडी बसु हो या फिर कोई दूसरी किताब हो। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और ये हमारे एग्जाम पर्पस के लिए कि हमारे एसएससी और बाकी एग्जाम के लिए हो। तो गाइज ये हमें काम तो सभी में देगा क्योंकि इससे आपका बेस तैयार होगा, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि यहाँ से जो इसमें लिखा हुआ है मैं वहीं तक बता रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं भी डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ कुछ कुछ बातें, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो हमें एक ही मतलब टॉपिक पर बहुत लंबा समय लगेगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारी प्लेलिस्ट, तो जब मैं बनाऊंगा तब आप उसे देख लेना। यहाँ बात करते हैं हेबियस कॉर्पस की, तो ये याद रखना, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बताता हूँ। न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश देगा या उपस्थित करने का आदेश देगा। यदि इसकी गिरफ्तारी का तरीका गलत है, संवैधानिक नहीं है, तो उसे, या कानूनी नहीं है, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। और यदि किसी कारण से उसको गिरफ्तार किया गया तो उसकी जांच की जाएगी। तो यहाँ हम इसे पढ़ते हैं, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया, उसे या उसके द्वारा न्यायालय के द्वारा बंदीकरण करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण को जान सके। परमादेश की बात करें हम, तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है परमादेश। जैसे बंदी प्रतिष्ठित जो इंग्लिश में है हेबियस कॉर्पस, तो उसको भी इंग्लिश में बोलते हैं को प्रस्तुत किया जाए, उसका मतलब होता है हेबियस कॉर्पस। ऐसी मैंडमस जो होता है वर्ड, उसका मतलब होता है कि परमादेश या हम आदेश देते हैं। परमादेश कब जारी होता है ये सुनना, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, ठीक है, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, ठीक है, तो उसके विरुद्ध हम क्या जारी करवा सकते हैं, ठीक है, परमादेश। ठीक है गाइस, ये याद रखना, इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारियों को कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे किन किन के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता, जैसे राष्ट्रपति, ठीक है, जैसे कोई बड़ी संस्थान सीबीआई जैसे, ठीक है, तो ये याद रखना। प्रतिषेध लेख की बात करें प्रोहिबिशन की, तो यहाँ पर ये याद रखना, जब कोई निचली अदालतें या छोटी अदालतें, ठीक है, मतलब कोई ऐसा आदेश दे रही है, कोई ऐसा कार्य कर रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो उनके अधिकार क्षेत्र या जुरिडिक्शन में नहीं आता है, तो ऐसे में उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा रोका जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन उसके बाद आता है उत्प्रेषण रिट, या हम इसे कह सकते हैं कोवरंटो। तो सॉरी, ये सर्टियोरिटी है, कोवरंटो ये अधिकार पक्ष।
तो सर्टियोरिटी में अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वह उसके पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय भेज दे। तो बड़ी अदालत छोटी अदालत में से क्या मंगा सकती है? अपने पास केस। और लास्ट में हमारा है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें अधिकार परीक्षा की, तो वो आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम करने लगता है जिसका वो वैधानिक अधिकार नहीं रखता है, तो उसके खिलाफ, जैसे मान लेते हैं कोई एक ऐसी पोस्ट पर बैठा है कोई व्यक्ति जो वैधानिक तौर पे नहीं बैठा है, तो उसके खिलाफ क्या जारी होगा? अधिकार परीक्षा, मतलब उसे कोई अधिकार नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे सारे रेट है, जैसे कि हमें यहाँ याद रखने होंगे सारे, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो केसेस हैं वो हमें अभी नहीं पढ़ने हैं, तो गाइस आपको ये फंडामेंटल राइट याद रखने हैं। और तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जैसे कि आपको याद होगा, हम कुछ फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं अभी, जैसे कि मैंने अभी तक जितने पढ़ाए हैं वो सब। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है गाइस, तो वो याद रखना। अगर हम बात करें 14 की, तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। गाइस वैसे मैं आपको वैसे ही बताया था, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। 14 आर्टिकल कहता है कानून के समक्ष समानता, कानून सबके लिए एक जैसा है। 15 कहता है कि जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 कहता है कि अवसर की समानता होगी। 17 कहता है छुआछूत का अंत होगा। और 18 कहता है उपाधियों का अंत होगा। 19 में हमारी स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। और 19 में अगर हम बात करें तो 19, अगर हम उसकी 19 के ए की बात करें या क्लॉज 1 की बात करें, तो क्लॉज 1 में ए बी सी डी ई और जी की बात करेंगे। ए में जो बताया गया वो भाषण देने की स्वतंत्रता है। बी में जो बताया गया वो ये बताया गया कि संगठित हो सकते हैं। सी में ये बताया गया कि संघ बना सकते हैं। डी में ये बताया गया कि कहीं भी हम आ जा सकते हैं। ई में ये बताया गया है कि कहीं भी बच सकते हैं। और जी में ये बताया गया है कि कोई भी पेशा चुन सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 20 में बताया गया है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में बताया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में। और 22 में बताया गया अभियुक्त और सजा पाए लोगों के अधिकार। 23 के या 23 आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल 23 में बताया गया कि कि बलात्श्रम नहीं करा सकते हम किसी से, जबरन मजदूरी नहीं करा सकते, और मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। और 24 बताता है हमें कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम घातक स्थलों पर काम नहीं लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। और